में हैं आज। इंट्रोडक्शन टू माई सेल्फ, धर्मेंद्र कुमार, मैं वाराणसी में रहता हूँ। साथियों, 12 साल मैंने जॉब किया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। आज हमारे बैच के लड़के चीफ मैनेजर हैं, आज सीनियर मैनेजर हैं, और निश्चित रूप से दोस्तों मैं भी होता। 1.25 लाख महीने की सैलरी होती, आराम से जिंदगी में जी रहा होता। ऐसा नहीं था कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मेरे पास कोई रास्ते नहीं थे। बहुत सारे लोग इस तरह की बात दिमाग में एक चलती है कि ये काम वही लोग करते हैं जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, जो कहीं उनको जॉब नहीं मिलता, जो पढ़े लिखे ज्यादा नहीं होते हैं। ज्यादातर लोग इस तरह की भावना से ग्रसित हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं मास्टर डिग्री होल्डर हूं। मैंने मास्टर डिग्री की सोशियोलॉजी से उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में एक नेशनल सिविल कॉलेज है आजमगढ़, वहां से मैंने आजमगढ़ से मैंने मास्टर डिग्री किया। पूरे यूनिवर्सिटी का मैं सेकंड टॉपर रहा। फर्स्ट अटेम्प्ट में बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा मेरा सिलेक्शन हुआ। 17 लाख लड़के एग्जाम में बैठे थे और मात्र 150 लड़के चुने गए थे। ऑल इंडिया बेसिस पे वो एग्जाम हुआ था। रिटन टेस्ट क्वालिफाई किए, इंटरव्यू हुआ, और फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा यूनियन बैंक के लिए चयन हुआ। देखिए, आज मैं अपने बारे में बताने नहीं आया हूं, मैं ये सारी बातें इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि ज्यादातर लोगों के अंदर जो गलतफहमी है, ज्यादातर लोग इस बिजनेस को लेके जो दिग्भ्रमित हैं कि ये काम मेरे लायक नहीं है, मेरे नेचर को सूट नहीं करता है, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, तो आप मेरे से रिलेट कीजिए। ये बातें मैं क्यों कर रहा हूं कि आज एक अच्छी खासी जॉब, एक अच्छा खासा पोस्ट पे मैं था। अगर आप देखेंगे तो उस लिहाज से मुझे आरसीएम की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। और ज्वाइन नहीं किया, राइट फ्रॉम वेरी वेरी फर्स्ट डे, पहले दिन से मैंने पूरी ऊर्जा के साथ काम किया। मैंने अपलाइन के फोन का इंतजार नहीं किया। मेरा अपना सगा छोटा भाई जिसने मुझे ज्वाइन कराया, वो ज्वाइन करने के बाद दोबारा मेरे पास आया ही नहीं। अब आप सोच सकते हैं कि मैं कितना सीरियस था इस प्रोजेक्ट को लेके। क्यों सीरियस था? क्या दाल रोटी की कमी थी? क्या मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था? आज जिन लोगों को मैंने देखा है कि जितनी ज्यादा जरूरत है इस बिजनेस की, आज वो ही ज्यादातर इस बिजनेस में बहाने बनाते हैं। ज्यादातर उन लोगों के एक्सक्यूजेज होते हैं, बट मैंने एक्सक्यूजेज नहीं बनाए। राइट फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे। देखिए, ये बात कहना अब पता नहीं कहाँ तक जायज है, मैंने अपलाइन से नहीं पूछा, क्योंकि बहुत सारे हमारे सीनियर मैं देखता हूँ, उनकी स्टोरी को मैं सुनता हूँ, तो ज्यादातर लोगों ने अपनी मीटिंग्स में ये बात रिपीट करते हैं कि दोस्तों मैं भी गिरा था, मैं भी निगेटिव हुआ था। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, नॉट एट ऑल। मैंने पहले दिन आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने से पहले पूरे सिस्टम को मैंने चेक किया। देखिए, मेरे पास कई कंपनी आई थी आरसीएम के पहले। बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया था कि मैं दूसरे दूसरे प्रोजेक्ट को मैं साइन करूं, बट मैंने नहीं किया। आरसीएम इज द फर्स्ट एंड आरसीएम इज द लास्ट। बहुत सारे लोग मेरे को मिलते थे, वो यही कहते थे कि अरे यार, ये सब करके मैंने छोड़ दिया। तो मेरा जवाब होता था कि सर, आप करके छोड़े हो, मैं करने से पहले ही छोड़ दिया। बताओ समझदार कौन है? आपने दीवार पे मत्था पीटने के बाद आपको पता चला कि ये दीवार है, और मुझे पहले ही पता चल गया कि भैया इसमें मत्था मत पीटो, ये दीवार है। तो नहीं करने वाली चीज में तो आपने सर तोड़वा ली और करने वाली चीज आई है तो आप समझ नहीं रहे। तो देखिए दोस्तों, इनफैक्ट मैं कई मीटिंग्स में, इस बिजनेस में आने के पहले दूसरी दूसरी कंपनियों की मीटिंग्स में मैं गया था, और मैंने वहां पे देखा था कि व्हाट इज द पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। भारत का भविष्य है, ये मेरे को पहले से ही पता चल चुका था। एंड इनफैक्ट आई वाज इन सर्च ऑफ सच टाइप ऑफ कंपनी लाइक आरसीएम। मैं तलाश कर रहा था,
आप पीछे से अंदाजा लगाइए, आज से 17 साल पहले उस समय मेरे पास कोई अचीवमेंट नहीं थी, डायरेक्ट सेलिंग का मेरे पास अगल बगल में कोई अचीवर नहीं थे। लेकिन कहते हैं ना कि भविष्य को वर्तमान में जो देख लेते हैं भविष्य का सिकंदर कहलाते हैं। इस बिजनेस को मैंने पहले दिन से ज्वाइन किया। हमारे ग्रेट अपलाइन आदरणीय सुजीत कुमार सिंह जी, एक बार मैं चाहूंगा उनके लिए भी क्लैपिंग कर दें आप सब लोग। उनसे मुलाकात हुई, उनसे मिलने का मौका मिला। सब कुछ देखने के बाद मेरी स्पीड जो थी वो कभी कम नहीं हुई। जितना लोग मना करते गए उतना ज्यादा मैं काम करता गया। लोग कहते थे कि 6 महीने में बुखार उतर जाएगा, नया नया बुखार चढ़ा है, और मैं एक ही चीज कहता था कि यार ये तो वक्त बताएगा। दोस्तों, बैंक की ड्यूटी आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना हार्ड होता है, कितना टफ होता है। हमारे मित्र हैं डीके सिंह जी, स्कूल में टीचर हैं। निश्चित रूप से आजकल टीचिंग प्रोफेशन भी पहले जैसा नहीं रहा है, काफी यहाँ पे भी हैजार्डस वर्क हो गए हैं। लेकिन बैंकिंग जो सेक्टर में जो जॉब है वहां पे आप 10 से 5 आप सोच ही नहीं सकते हो, आप राइट लेफ्ट देख नहीं सकते हो, आप तलवार की धार पे वहां जॉब करते थे। आज कई लोग मेरे को बहाना बनाते, कहते सर मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बड़ा बिजी आदमी हूं, मैं ये हूं मैं वो हूं। तो मैं बड़ा हैरान हो जाता हूं कि यार ये किसको बता रहे हैं अपनी समस्या। भाई साहब, मैं सुबह 8 बजे तैयार होके ऑफिस के लिए निकल जाता था। ट्रेन से जाते थे 30 किलोमीटर अप 30 किलोमीटर डाउन। मुगल सराय मेरा रेजिडेंस था, सैयद राजा मेरी ऑफिस थी, और आते आते घर रात 8 बज जाता था। मैंने भी अपने अपलाइन से यही बात बोला था कि सर मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं कैसे कर पाऊंगा। तो मेरे सीनियर ने एक बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा कि डी कुमार जी, इंग्लैंड में एक अंधा आदमी डायरेक्ट सेलिंग से करोड़पति हुआ। उस अंधे से पूछा गया कि आंख वाले लोग नहीं कर पाते, नहीं भाग दौड़ कर पाते, तुम अंधे होके कैसे कर लेगे। तो उस अंधे ने जवाब दिया कि वेरी सिंपल, मैं अंधा हूं, लेकिन हमने जो 2 आदमी को ढूंढा वो दोनों आंख वाले थे। उन्होंने कहा कि यार आपके पास टाइम नहीं है, 2 टाइम वाले लोगों को तो पकड़ सकते हो आप। और ये कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में जो स्विच ऑफ था ना, वो बत्ती जल गई। मैंने कहा 2 को तो पकड़ ही सकता हूं, ये तो बहुत सिंपल काम है यार। तो बेकार में मैं परेशान था। दोस्तों, मेरी कहानी शुरू हुई और नॉन स्टॉप मेरी वर्किंग थी। आज भी मैं नॉन स्टॉप वर्किंग कर रहा हूं। नॉन स्टॉप का मतलब होता है कि आप होली के दिन भी प्लान दिखाए कि नहीं, दशहरा के दिन भी प्लान दिखाए कि नहीं, आपके घर में शादी है उस दिन भी आपने प्लान दिखाया कि नहीं, आप हॉस्पिटल में अगर बीमार है उस दिन भी आपने आरसीएम के लिए कॉल किया कि नहीं। दैट मीन्स नॉन स्टॉप वर्किंग। और मैंने नॉन स्टॉप वर्किंग किया। मुझे याद नहीं है कि मैंने किसी दिन रेस्ट लिया हो। आज भी मैं अभी आ रहा हूं, मीटिंग करके आ रहा हूं, कुछ ना कुछ मैं करता हूं। मेरी टीम क्या करती है, डाउनलाइन क्या करता, अपलाइन क्या करता, उसमें मैंने आज तक दिमाग ही नहीं लगाया। बहुत सारे लोग 10 आदमी को ज्वाइन करा देते हैं और उसी 10 में घुसे हुए रहते हैं। उन्हीं 10 के बारे में सोचते हैं कि ये तो फोन ही नहीं उठा रहा, ये तो ज्वाइन ही नहीं, खरीदारी बंद कर दिया, ये तो निगेटिव हो गया, ये तो मीटिंग में नहीं आता, अरे यार ये तो बड़ा मुश्किल है। दोस्तों, ये काम बंद कर दीजिए। अगर आप इस बिजनेस में स्टार रूबी जाना चाहते हैं तो जब तक आप डाउनलाइन को देखते रहेंगे आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी, आप प्लान नहीं दिखा पाएंगे, आप हमेशा निगेटिव सोचेंगे। आज हमारी टीम में 30 एमरोल्ड है, 75 टेक्निकल है, 3 स्टार एमरोल्ड हैं, 3 रूबी हैं। दे ऑल आर डूइंग देयर वर्क, बट मैं अपना काम करना नहीं भूलता हूं। मेरा भी मन करता है थोड़ा रिलैक्स करने का, लेकिन मैं अपने आप से सवाल पूछता हूँ कि अच्छा बैंक में होते तो अभी कहाँ होते। तुरंत अंदर से आवाज आती है ऑफिस, अभी पब्लिक से जूझ रहे होते। तो फिर आज छुट्टी क्यों, क्यों नहीं आज मीटिंग,
जबरदस्ती मैं लोगों के पास पहुंच जाता हूं। आप बिलीव नहीं करेंगे, अभी मैं 7,000 रुपये का प्रोडक्ट पहुंचा के आ रहा हूं। मुझे प्लान दिखाना, लोगों को प्रोडक्ट पहुंचाना, लोगों के साथ घर पे होम मीटिंग करना, ये मेरी हॉबी बन चुकी है। तो ये इस तरह की अगर आपने भी डेवलप कर लिया तो निश्चित रूप से आदमी की कमी नहीं है यार, पूरा देश भरा पड़ा है। वाराणसी शहर इतना बड़ा शहर है, 50 लाख आबादी है यहाँ पे, और आप बिलीव नहीं करोगे 1% लोग आरसीए में नहीं है। आप घर से बाहर निकल के जब आप लोगों के बीच जाएंगे ना, तब आपको इस बिजनेस का भविष्य नजर आएगा। घर में कुछ नजर नहीं आएगा आपको। हम में से ज्यादातर लोग घर में लेटे लेटे पड़े पड़े ही सोचते हैं कि मैं स्टार रूबी बन जाऊं। बड़ा मुश्किल है, हो ही नहीं रहा है, कोई सुन ही नहीं रहा है। अरे 10 आदमी से दुनिया नहीं चलती है दोस्त। 10 आदमी से कुछ नहीं होता। 10 को आपने ज्वाइन कराया, छोड़िए 10 को, आगे बढ़िए। दुनिया बहुत विशाल है। ना आदमी की कमी है, न लोगों की कमी है, न शहर की कमी है। इतना बड़ा देश है जिस देश में हम रहते हैं, अमेरिका जैसा देश, जापान, ऑस्ट्रेलिया, रसिया, फ्रांस, ये बड़े बड़े देश आज इनकी निगाह है भारत पे। वो हमें बाजार मानते हैं। उनकी नजर में हम बहुत बड़े मार्केट हैं, बहुत बड़ा बाजार है। आज आप देख लीजिए, बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में कार बना रही है, लॉन्च कर चुकी है। कोई ऐसी कंपनी दुनिया की नहीं जो इंडिया में ना आई हो। तो दुनिया के लोग हमारी तरफ नजर दौड़ा रखे हैं। उनकी नजर में हम बहुत बड़े बाजार हैं। और हम क्या कर रहे हैं भाई, व्हाट वी आर डूइंग, हम हाथ पे हाथ रख के घर में बैठ के पहले से ही प्रीजज कर लिए हैं कि वो तो निगेटिव हो गया, वो तो खरीदारी बंद कर दिया, वो तो चलता नहीं, वो तो। ये काम हमने नहीं किया आज तक। मैंने पहले दिन से काम शुरू किया, मैंने प्लान दिखाना सीखा। मैंने अपने सीनियर, हमारे आदरणीय सुधेंदु शेखर जी हैं, मैंने उनसे पूछा कि ये बताइए कैसे लोगों की ज्वाइनिंग होगी। उन्होंने बोला कि कुछ मत करो, 10 आदमी को बुलाओ, मैं समझाता हूं। मैंने देखा वो प्लान दिखा रहे थे, और वो प्लान दिखा रहे थे और मैं कॉपी में फटाफट कॉपी कर लिया, और मैंने प्लान दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया 2 प्लान रोज, मैंने कहा 10 प्लान रोज। मुझे पैसा चाहिए था, और मैंने 10 प्लान रोज दिखाना शुरू किया। जिस दिन मेरी 3-4 होम मीटिंग नहीं होती थी ना, मेरे को टेंशन हो जाता था। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। संडे हो या मंडे, आप रोज दिखाइए प्लान। तो सतीश पंडित जी की टेप में सुनता था, बहुत ज्यादा उनकी टेप को मैं सुना। हाई स्पीड उनकी टेप है। जिनका बिजनेस नहीं चल रहा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हाई स्पीड सुनिए, और एक बार मत सुनिए। डेली रूटीन बनाइए 2 घंटा टेप सुनने की, पर डे। आपको टाइम नहीं मिलता ना, मैं बताता हूँ, रात 11 बजे के बाद क्या करते हैं आप? बहुत सारे लोग मोबाइल में फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, पता नहीं क्या क्या देखते रहेंगे। उन चीजों के लिए उनके पास टाइम है, लेकिन पंडित जी की टेप नहीं सुनेंगे। हाई स्पीड टेप को मैं कम से कम 1,000 बार सुना हूं। मैं कम करके बोल रहा हूं भाई। पंडित जी उसमें बोलते हैं वर्ड फूड इज प्लान। एक तोते की कहानी बताते हैं कि एक व्यक्ति ने तोता लाया, तोता नहीं बोला। तोते के पास गया, बोला, तोते वाले के पास गया, बोला यार तोता तो बोल नहीं रहा है। बोला एक काम करो, एक सीढ़ी लगा दो, छोटा सा ऊपर नीचे करेगा, बोलेगा। सीढ़ी लगा दिया पिंजड़े के अंदर, तोता नहीं बोला। फिर गया, बोला तोता नहीं बोला। बोला घंटी लगा दो, घंटी बजेगा तो बोलेगा। घंटी लगा दिया, फिर तोता नहीं बोला। बोला एक काम करो, घुंघरू बांध दो, फिर भी नहीं बोला। तोता मर गया। तोता मरने से पहले एक बात बोला, बोला तूने सीढ़ी लाया, तूने घंटी लाया, घुंघरू लाया, खाना नहीं ला सकते थे? बर्ड फूड इज प्लान। आरसीएम में हम लोग पता नहीं कितनी जूम मीटिंग कर रहे हैं, कितने फिजिकल मीटिंग कर रहे हैं, कितने भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन एक काम नहीं कर रहे हैं, और वो है शो द प्लान। प्लान दिखाने वाला बनना पड़ेगा।
माइंड इट, शो द प्लान, शो द प्लान। आदरणीय राकेश सर की मीटिंग में एक बैठने का मौका मिला था। सर ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि एक बार एक एग्जाम हुआ, उस एग्जाम में एक सवाल पूछा गया कि बताओ महाराणा प्रताप के युद्ध के वृतांत लिखो। तो एक लड़के ने लिखना शुरू किया, महाराणा प्रताप अपनी बहुत वजनी तलवार लेकर, अपनी घोड़ा चेतक घोड़े पे सवार होकर, अपने वेशभूषा में, सैनिक की वेशभूषा में घर से निकल पड़े। और फिर नीचे लिखना शुरू किया, तबड़क 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 तबड़क, पहला पन्ना फूल, दूसरा तबड़क तबड़क तबड़क, तीसरा चौथा तबड़क तबड़क तबड़क, पूरी कॉपी फूल। फिर उसने दूसरी कॉपी ली और उसमें भी लिखना शुरू किया, तबड़क 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 तबड़क, तीसरी तबड़क तबड़क तबड़क, चौथी तबड़क तबड़क, पांचवी तबड़क तबड़क। टीचर भी हैरान, क्या लड़का कर क्या रहा है, वो तो तबड़क तबड़क लिख रहा था। और लास्ट में लिखा, महाराणा प्रताप युद्ध जीत गए। वो तबड़क तबड़क क्या है आरसीएम में, शो द प्लान, आदरणीय राकेश सर ने बताया था। देखिए हम लोग सब सुनते हैं, सबको पता है ये सारी चीजें। पंडित जी बोलते हैं ना कि नुस्खे तो 1000 हैं, अपनाता कौन है। फर्क पड़ेगा अपनाने से, फर्क पड़ेगा इन चीजों को करने से। क्या राकेश शर्मा जी सिर्फ मेरे को ही बताए थे क्या? एक बार राकेश सर के लिए जोरदार क्लैपिंग कर रहे हैं, बिग हैंड। माय ग्रेट अपलाइन, माय ग्रेट गुरु। आज मैं यहां पहुंचा हूं, उसमें सर का बहुत बड़ा रोल है, हमारे रोल मॉडल है। तो जिंदगी में सुनना महत्वपूर्ण नहीं है, सुन के मानना भी महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है उसको अपनी जिंदगी में उतारना। आप प्लान कितना दिखाते हैं? प्लान दिखाने वाला आदमी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। प्लान दिखाने वाला हमेशा एक्साइटेड रहेगा, ऑलवेज एक्साइटेड रहेगा। प्लान दिखाने वाला आदमी स्टार रूबी जाने से कोई रोक ही नहीं सकता। मैं चैलेंज करता हूं, आरसीएम बिजनेस में जो भी लोग आज अटके पड़े हैं एक जगह पे, वो प्लान नहीं दिखाते, टेक्निकल बन गए, पर्ल हो गए, रॉयल्टी हो गए, प्लान दिखाना बंद, स्टार पर्ल हो गए। अरे मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया। एमराल्ड बनने के बाद तो भाई साहब ज्यादातर लोग मीटिंग में भी जाना छोड़ देते हैं, और स्टार एमराल्ड बनने के बाद तो किसी की सुनते ही नहीं, वो तो टीसीजी को भी नहीं मानते। तो भाई मेरे, हमेशा याद रखिए कि हमारा काम क्या है। देखिए आज यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मुझे पता है ये सब सीनियर लोग हैं, सीरियस लोग हैं। हम करते करते कब किन कामों को करना छोड़ देते हैं हमें पता ही नहीं चलता। और हमें से ज्यादातर 99% लोग भटक जाते हैं, 99%। मेरे सीनियर ने बोला कि डी कुमार जी 2 लोगों को रोज प्लान दिखाना है। मैंने कहा सर मैं 10 दिखाऊं तो? बोले यार फिर तो कमाल हो जाएगा। और कमाल हुआ, 6वें महीने 22,000 की चेक थी मेरी, पार्ट टाइम में बैंक की ड्यूटी करने के बाद। आप सोच सकते हैं, 1 साल के अंदर हमने न्यू कार खरीदी, दूसरा साल कंप्लीट होते होते 77,000 की चेक पे मैं पहुंच गया। बैंक की सैलरी 16,000, 15,956, और आरसीएम से 77,000। और फिर मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा। पत्नी के नाम से कोड है, माताजी के नाम से कोड है, मेरे नाम से कोड है। मेरी पत्नी स्टार रूबी, माताजी एमराल्ड, मैं खुद भी एमराल्ड। देखिए जिसके अंदर दम है वो 5 आईडी चला सकता है, 10 लेख चला सकता है। जिसमें दम नहीं है उसे एक भी नहीं चलेगा। बहुत बुरा लगेगा मुझे पता है, कुछ लोगों को बातें जो है ना बुलेट जैसी लगती है, और सत्य तो बहुत कड़वा होता है, वो गले के नीचे उतरता ही नहीं। दम का मतलब क्या होता है? दम का मतलब ये नहीं कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितनी डिग्री है आपके पास, कितना अमीर हैं, कितने पैसे वाले हैं, गरीब हैं, इन सब चीजों से कोई दम का मतलब नहीं। दम का मतलब होता है कि आपके अंदर भूख कितनी है, आप कितना अमीर बनना चाहते हो, आपके अंदर तड़प कितनी है, पैसा कमाने की भूख कितनी है। 99% लोगों के पास भूख नहीं है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बीमारी क्या है भाई? जेब में पैसा होता है ना, तब भी हम खुश रहते हैं, और जेब में पैसा नहीं रहता है ना, तो भी हम खुश रहते हैं। यही सबसे बड़ी समस्या है।
अरे भाई साहब, आपके पास अगर आप बैंक में 10 लाख रुपया नहीं है तो आपको रात में नींद नहीं आनी चाहिए। भगवान ना करे, खुदा ना करे, अगर बाबूजी बीमार पड़ गए, सीरियस हो गए, माँ को जरूरत पड़ गई, बाबूजी को जरूरत पड़ गया, बच्चे को जरूरत पड़ गया, बीवी को जरूरत पड़ गया, पैसा कहां से आएगा? कभी सोचा? गहराई से सोचना मेरे भाई, नींद उड़ जाएगी। नींद आती क्यों है? हमारे एक लीडर बहुत बढ़िया बात बोलते हैं, उनकी बातें मेरे को बहुत अच्छी लगती है। वो कहते हैं कि डी कुमार जी, आपकी पत्नी बगल में सोई है, खराटा मार रही है रात में 11 बजे 12 बजे, आपका बच्चा भी खराटा मार रहा है, आप क्यों खराटा मार रहे हो? बच्चे को तो पता है कि मेरी माँ बाबूजी हैं, चैन की नींद सो रहा है। पत्नी को भी पता है कि हमारे पतिदेव घर के बारे में हमारी आप चिंता करने के लिए हैं। हम किसके भरोसे हैं? हमारी चिंता कौन करने वाला है? बहुत बढ़िया बात कहते हैं। वो कहते हैं कि हम बेहोशी की हालत में हैं, और जो बेहोशी की हालत में होते हैं ना, उनको कोई भी इंजेक्शन लगाओ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। उनको कोई भी टैबलेट दो, वो फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जो बेहोशी की हालत में है, डीके सिंह जी, मैं कहीं गलत ट्रैक तो नहीं पकड़ लिया हूँ? नहीं नहीं, बहुत अच्छा गुरुदेव, बहुत अच्छा। तो तो मेरे भाई देखो यार, सत्य बहुत कड़वा होता है। मुझे पता है बहुत लोग को चुभ रही होगी। आज रात में खाना मत खाना। आज टेंशन पाल लो कि यार 10 लाख रुपया मेरे अकाउंट में बैलेंस क्यों नहीं है। रात में नींद नहीं आनी चाहिए। ये जो हम लोग बचपन से सुने हैं ना, संतोषम परम सुखम, क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे, खाली हाथ आए हो खाली हाथ जाओगे, ये सब अफीम की गोली है दोस्तों। और ये बचपन से खिला खिला के हमारे माता पिता, हमारा पड़ोसी, हमारा रिश्तेदार, बचपन से हम लोग को ना बड़ा किया है। एक बुक से मैंने पढ़ा कि ये जितनी अफीम की गोली है, हमें इतना 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 खिला दिया गया कि हमारे अंदर अमीर बनने के सारे कीटाणु मर चुके हैं। कुछ है ही नहीं, खाली डब्बा, खाली शीशी, ऐसे ही घूम रहे हैं, जय आरसीएम कर रहे हैं। पता ही नहीं कि हम आरसीएम में क्या कर सकते हैं, हमें नहीं पता हम क्या कर सकते हैं आरसीएम में, कितना बड़ा काम कर सकते हैं। 2 दिन 4 दिन 10 दिन काम करेंगे, 11वां दिन डाइवर्ट, 12वें दिन भटक जाते हैं। तो देखिए, ये कॉमन प्रॉब्लम है, ये हर व्यक्ति के साथ ही होता है। आपको क्या लगता है मेरे साथ नहीं हुआ होगा? नहीं, मैंने लक्ष्य बनाया था। इस बिजनेस में जिसने लक्ष्य बनाना सीख लिया, लक्ष्य बना के काम करना सीख लिया, वो कभी फेल नहीं हो सकता। हम में से ज्यादातर लोग सब जानते हैं लक्ष्य क्या होता है, गोल क्या है, टारगेट क्या है, सब विद्वान लोग हैं भाई। सब प्रकांड हैं, जानते भी हैं, मानते भी हैं, लेकिन करते नहीं। मैंने टारगेट बनाया 1 लाख पर मंथ। इस बिजनेस को मैं क्यों ज्वाइन किया, क्यों काम करना शुरू किया? भाई 15,000 रुपए से क्या होना था यार? बहुत सारी लाइबिलिटी थी मेरे ऊपर। बाबूजी बड़ी उम्मीद पाल के बैठे थे कि बेटा मेरा नौकरी कर रहा है बैंक में, शादी हो गई, बच्चे हो गए, हर महीने घर में भेजते थे, 4-5 हजार रुपया हर महीने बाबूजी को देते थे। घर में बीवी झगड़ा करती थी, 1.5 कमरे में रहते थे, ससुराल वाले लोग आ गए, पता चला कि एक्सपोज हो गए हम लोग। मैडम मेरी घर में बोलती थी कि हमारे पास 4 कमरे का घर है। यहाँ आई तो यहाँ हमारे ससुराल वाले लोग आए। ऐसी ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटती थी, बहुत कला होता था, घर में झगड़ा होता था पत्नी से। माता बाबूजी कहते थे कि ये नालायक हो गया, शादी कर दिए। तो हर घर में होता है, ये घर घर की कहानी है, कोई मेरे साथ कोई नया चीज थोड़ी हो रहा था। बहुत मैं कुढ़ रहा था अंदर से,
बहुत ज्यादा मैं तनाव में रहता था कि यार कौन सा काम करे, क्योंकि चोरी नहीं कर सकता था। पैसा तो रोज गिनते थे, इतना पैसा गिनते थे भाई साहब। उस समय नोट काउंटिंग मशीन नहीं थी, उस टाइम ऑनलाइन बैंकिंग नहीं था, मैनुअल था। सारा पैसा दिन भर नोट गिनते गिनते रीढ़ की हड्डी दर्द करता था। रोज नोट के पेड़ पे चढ़ के खूब जोर जोर से हिलाते थे, नोट नीचे गिरता था, पब्लिक आगे लूट के ले जाती थी। खाली हाथ चढ़ते थे, खाली हाथ उतरते थे, घर आ जाते थे। हर दिन की कहानी थी। तनाव में गुजर रहा था एक एक दिन। समझ में नहीं आ रहा था कौन सा काम करे कि पत्नी भी खुश हो जाए और बाबूजी भी खुश हो जाए। कहां से पैसा लाए, पैसे की मुझे जरूरत। और मेरे पास जब आरसीएम आया, मैंने अपने सीनियर से पूछा, सर 1 लाख पर मंथ आ सकता है क्या? बोले बिल्कुल आ सकता है। मैंने पूछा कितने दिन में आ सकता है? बोले 1 साल का टारगेट बना। मैंने ये नहीं पूछा कि उनका आता है कि नहीं आता है। बहुत सारे लोग क्या दिमाग लगाते हैं, अरे इनका तो आ ही नहीं रहा है, ये हमारा चले हैं दिलाने। मैंने टारगेट बनाया 1 लाख पर मंथ और काम करना शुरू किए। 6वें महीने 22,000 की चेक थी मेरी। बड़े भाई को दिल्ली से बुला लिए। हम लोग 5 भाई हैं, मेरा नंबर चौथा है। घर में बहुत कलह हुआ, बाबूजी बहुत डांट फटकार किए, सारे लोग मेरे खिलाफ थे, लेकिन मुझे 1 लाख पर मंथ दिखाई दे रहा। दूसरे साल भी मेरी 1 लाख नहीं पहुंच पाई, 77,000 पे पहुंचे। लेकिन एक विश्वास पैदा हो गया कि मेरी इनकम 1 लाख पार करेगा, और विश्वास पहले दिन पैदा हो गया। सुजीत कुमार सिंह जी से मिलने के बाद, सर की इनकम को देखने के बाद, मैंने उसी दिन कसम खा ली कि जब सुजीत कुमार सिंह जी 1 लाख रुपया महीना आरसीएम से कमा सकते हैं, देन व्हाई नॉट मी, मैं क्यों नहीं। घोड़ा जो होता है ना, उसके देखते हैं अगल बगल बांध दिया जाता है, पट्टी लगा दिया जाता है। क्यों? ताकि वो दाहिने बाएं ना करे। मैंने भी पट्टी लगा दी। 1 लाख पर मंथ, सोते उठते जागते खाते पीते, बस दिमाग कहां था, क्योंकि बैंक में नोट गिनते थे। पहले बैंक में जब काम करते थे, आरसीएम की बात बाद में आई, पहले की बात में बता रहा हूं कि अक्सर वो 1,000 वाली नोट लाल लाल आती थी, लाल लाल मोदी जी बंद कर दिए, तो वो वाली नोट की गड्डी होती थी पूरी 100, तो 1 लाख हो जाता था। तो वो 1 लाख की गड्डी इधर, 1 लाख की गड्डी इधर जेब में डाल लेते थे, और कुर्सी छोड़ के जब चलते थे ना, तो मेरी चाल बदल जाती थी। तो मेरा चपरासी था, कैस्पियन होता था, हम लोग को एक सपोर्टिंग करने के लिए पहले नोट की सिलाई होती थी गड्डी की, तो कैस्पियन करता था। तो वो देखता रहता था, तो बोलता था कि ये गड्डी रख लेते हो जेब में, तुम्हारा हो जाएगा क्या? तो मैं बोलता था, अरे मेरा नहीं होगा, 5 बजे तक तो मेरा ही है ना। 5 बजे के बाद तो हिसाब देना होता है। तो मैं सोचा करता था कि काश यार 1 लाख रुपया ऐसे परमानेंट मेरी जेब में होता, कितना मजा आता। हमारे बैंक वाले लोग बोलते थे, धर्मेंद्र ये कूड़ा कचरा है। मैं बोलता था यार ये कूड़ा कचरा कैसे है, ये 1 लाख है यार, पागल हो गया। तो और यार हमारे लिए कूड़ा कचरा है। मैंने कहा हमारे लिए कैसे कूड़ा कचरा हो जाएगा, ये 1 लाख रुपया सारी दुनिया के लिए है, हमारे लिए भी 1 लाख रुपया है। ये गड्डी कूड़ा कचरा नहीं है, हम कूड़ा कचरा है, इसको संभाल नहीं सकते। हमारे अंदर कमियां। हम लोग क्या करते हैं ना, हमेशा दूसरों में कमी निकालते। दुनिया का सबसे आसान काम कूड़ा कचरा है। नहीं कर सकते तो कूड़ा कचरा है, नहीं खरीद सकते तो बोलते हैं महंगा है। महंगा कुछ नहीं होता है, हम उसके लायक नहीं है। भाई आज हमारे हाथ में मोबाइल है, 1,60,000 की मोबाइल है, अब नहीं खरीद सकते तो क्या बोलते हैं कुछ लोग, ये महंगा है। महंगा ये नहीं है, हम नहीं खरीद सकते, हम इसके लायक नहीं है। तो ये आदमी बड़ी चालाक होता है, ये हमेशा बचने का रास्ता निकाल लेता है। बचने का रास्ता मत ढूंढो मेरे दोस्तों। जिंदगी में ना पागलपन लाओ, नशा पैदा करो। ये अमीरी क्या है, ये नशा है। ये जब तक पकड़ नहीं लेगा नशा ना, तब तक अमीर नहीं बन पाओगे। ये दाल रोटी कमाने का धंधा नहीं है आरसीएम, ये अमीरी का धंधा है। अमीरी के लिए काम करो।
और इस बिजनेस में मैं पहले दिन डिसीजन ले लिया था कि मुझे बैंक की नौकरी नहीं करनी, राइट फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे। आप चैट विद सुरेंद्र बस देखिए, उसमें डी कुमार का मेरे साथ सबने इंटरेक्ट किया है। उन्होंने पूछा कि डी कुमार जी ये बात तो आज बोल रहे हो ना? पहले दिन मैंने कहा सर मैंने पहले दिन डिसीजन ले लिया था। संयोग से कुछ नहीं होता इस दुनिया में। ये किस्मत के सहारे जो लोग बैठे हैं ना, बुरा मत मानना यार, कुछ नहीं होने वाला। संयोग से कोई आरसी में स्टार भी नहीं बनता। आज राकेश सर अगर सफायर है, बड़े लेवल पे है ना, ये संयोग से नहीं है। आज डीके सर हमारे बीच में स्टार एमराल्ड है, सुरेश जी स्टार एमराल्ड, ये संयोग से नहीं है। इन्होंने डिसीजन लिया था, निर्णय लिया था। और जिंदगी में बहुत कम लोगों के पास निर्णय लेने की क्षमता होती है। मैंने एक बुक्स में पढ़ा कि इस धरती पर 1% लोग होते हैं जिनके अंदर निर्णय लेने की क्षमता है, बाकी 99% के अंदर क्षमता ही नहीं है कि वो निर्णय ले सके। दे डोंट हैव कैपेसिटी टू टेक ए स्ट्रॉन्ग डिसीजन। बहुत कम लोग होते हैं। ज्यादातर लोग भीड़ में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, और आरसीएम बिजनेस भीड़ से निकल के, भीड़ से हट के चलने का काम है। और इसीलिए इसमें घबराहट होती है, डर लगता है। देखिए साथियों, आज तो बहुत सारा एग्जाम्पल है। आज तो यूट्यूब पे चले जाइए, आरसीएम में कितने वीडियोज हैं। आज हर दिन जूम मीटिंग हो रही है। आज तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्रांति आ गई है, लेकिन फिर भी आरसीएम में स्टार, रूबी, सफायर, डायमंड नहीं निकल रहे। मैं हैरान हो जाता हूँ। आरसीएम पार्ट 1 में 2000 से शुरू हुआ और 2011 पे आरसीएम 2000 पार्ट 1 तक चला। कितने अचीवर पैदा हुए, कितने स्टार रूबी आए, कितने सफायर आए, कितने डायमंड आए। आरसीएम पार्ट 2 की देख लीजिए। टेक्नोलॉजी बढ़ गई, डिपो बढ़ गए, प्रोडक्ट रेंज बढ़ गई, न्यूट्री चार्ज का एक शानदार श्रृंखला पैदा हो गया, टीयूसी बढ़ गए, मीटिंगें बहुत ज्यादा हो रही है, फिर रिजल्ट क्यों नहीं है? मैं बहुत चिंतन मंथन करता हूं और मेरे को एक ही बात समझ में आती है कि हमारे हिंदुस्तान में भटकाने वाली शक्तियां बहुत है। आज अगर टेक्नोलॉजी बढ़ गया तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत सारे लोगों को भटकाया जा रहा है। आज लोगों को ऑडी, मर्सिडीज कार दिखा के लोग भटक जा रहे हैं। हमारे बहुत सारी कंपनी कुकुरमुत्ते की तरह आते हैं और हमारे बहुत सारे भाई लोग उसमें बह जाते हैं। तो जिंदगी इतना आसान नहीं है। आप पढ़िए नेपोलियन हिल की किताब, सोचिए और अमीर बनिए। वो कहते हैं कि जिंदगी में अगर आप कामयाबी की सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं तो पहले सिद्धांत बनाइए। वो कहते हैं कि सिद्धांतों के सहारे ही एक इंसान अपनी जिंदगी में कामयाबी की सफर तय कर सकता है। सिद्धांत तो बनाना पड़ेगा। इस बिजनेस को सिद्धांत बना लीजिए, आरसीएम को सिद्धांत बना लीजिए, ये अपने जीवन का एक उसूल बना लीजिए, इसको अपना स्वाभिमान बना लीजिए। ये रुपया कमाने का एक जरिया नहीं है, ये जिंदगी जीने का एक तरीका है। बहुत सारे लोगों को ये सब ज्ञान ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है। ना बुक्स पढ़ते हैं, ना वो टेप सुनते हैं, बातें होती है ना नोट करते हैं। 1 साल कंपनी बंद हो गई, 365 दिन 365 रात, लेकिन अपन लोग विचलित नहीं हुए। हमारे बीच में जेस विर्क साहब है, मैं इनको सैल्यूट करता हूं, आपके जज्बे को सलाम करता हूं। इस बंदे ने पूरा मोर्चा संभाला था राजस्थान में, उद्योग मैदान में। मैं किनारे बैठ के देखा करता था इनको, और ये पूरे दम लगा के लोगों को ललकारते थे, भाइयों नारा लगाओ। विर्क साहब, क्या मैं बताऊं यार, ऐसे ऐसे नायाब तोहफा है आरसीएम। क्या इनके पास ऑप्शन की कमी थी? क्या इनके पास रास्ते नहीं थे? लेकिन इन्होंने दूसरा ऑप्शन नहीं चुना। इन्होंने आरसीएम को अपने स्वाभिमान से जोड़कर रखा था। तो बातें बहुत है, बस मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि आप लोग किस्मत वाले हैं कि आरसीएम बिजनेस में हैं, बस भटकना मत। अर्जुन की निगाह जैसे मछली की आंख थी, आप अपनी निगाह लक्ष्य पे बनाइए। बहुत अच्छा समय चल रहा है, बहुत अच्छा मौका है ये मिशन सितंबर। आज बहुत सारे लोग 20 तारीख 25 तारीख को ही क्या बोलते हैं, कहते हैं सर इस मंथ में अब मुश्किल लग रहा है। अरे यार मुश्किल कुछ नहीं है यार। हमारे टाइम में ना बिजनेस दिखता ही नहीं था। कई बार ऐसा होता था कि 20 तारीख तक एक भी ज्वाइनिंग नहीं निकली। लड़के होपलेस होते थे।
सर इस मंथ में ज्वाइनिंग नहीं निकल रही है, पता नहीं क्या हो गया। मैं बोलता था भैया लगा रहा लगा रहा लगा रहा, पता चलता था कि 30 तारीख को कोई 10 ज्वाइनिंग, कोई 20, कोई 25, कोई 10 फॉर्म, कोई 40 फॉर्म, 500 फॉर्म इकट्ठा हो गया 30 तारीख को। आज क्या होता है, कुछ लोग 15 को हार मान लेते हैं, कुछ लोग 20 को हार मान लेते हैं, कुछ 25 को हार मान लेंगे, कुछ 26 को हार मान लेंगे, कुछ 27 को हार मान लेंगे, और 99% लोग 29 तारीख को सरेंडर कर देंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि प्रेशर कुकर में जब हम सब कुछ डाल देते हैं, अगले 5 मिनट में वो कुकर सीटी मारने वाला था, लेकिन हमने चौथे मिनट में चूल्हा बंद कर दिया। अब बताइए, वो लास्ट वाली जो सीटी थी, लास्ट वाला जो मिनट था, वो लास्ट मिनट चूल्हा बंद कर देने की वजह से वो कुकर कभी सीटी मारेगा? नहीं मारेगा। खाना जो हमारा लास्ट मिनट में पकने वाला था, स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन बनने वाला था, लेकिन वो लास्ट मिनट में हमने चूल्हा बंद कर दी, जिसकी वजह से वो भोजन, खाना बन ही नहीं पाया। हम में से ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। अंतिम मिनट की लड़ाई सबसे इंपॉर्टेंट होती है, और 99% लोग अपना चूल्हा बंद कर देते हैं कि यार अब इस मंथ में नहीं हो पाएगा। अरे लड़ना सीखो मेरे दोस्त, होगा। अपने आप से जब भी बात कीजिए ना, तो एक ही बात करिए, होगा 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 होगा। किसी का हो या ना हो, आपका जरूर होगा। तो अभी हमारे पास बहुत सारे ऑफर हैं, भयंकर तरीके से। देखिए, ऑफर जो होता है ना, कई लोग मेरे को बोलते हैं सर ये ऑफर क्यों मिलता है, क्यों दिया जाता है? अरे भाई साहब, पूरी दुनिया ऑफर पे चल रही है। आजकल छोटे छोटे बच्चे ना बिना ऑफर के पढ़ते नहीं है वो तुरंत की तुरंत आपसे कहेंगे पापा टॉफी चाहिए, मैं 1 घंटा पढ़ने के लिए तैयार हूं। तो छोटा छोटा बच्चा को समझ में आता है ऑफर की बात, बड़े लोगों को समझ में नहीं आता। दुनिया चल रही है ऑफर पे। आप लोग बड़े किस्मत वाले लोग हैं कि आपको ऑफर दिया जा रहा है। देखिए, हम लोग तो रॉयल्टी कर गए, टेक्निकल कर गए, कभी कोई ऑफर मिला ही नहीं। यहाँ क्या हो रहा है, आम के दाम और गुठलियों के भी दाम। आपने 25,000 का प्रोडक्ट लिया, वो प्रोडक्ट रिटेल करके अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, और साथ में आप 2 नाइट्स 3 डेज का आपको पैकेज फ्री में मिल रहा है। ठीक है, कुछ आपको हो सकता है इसमें अपने तरफ से कुछ छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन हमारे सीनियर आपसे ले रहे होंगे, लेकिन वो भी बहुत नॉमिनल है। देखिए दोस्तों, मेरा मानना है इस तरह के टूर प्रोग्राम को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? कारण है, देखिए आप पूरे आरसीएम के माहौल में जाएंगे, आपके सभी सीनियर्स रहेंगे, सुरेश जी रहेंगे वहां पे डी के सर रहेंगे, राकेश शर्मा सर रहेंगे। अगर आपने मेरे को बुला लिया तो मैं भी आ जाऊंगा, मैं भी रहूंगा। देखिए क्या होता है ना, हमेशा याद रखिए माहौल। आज जूम पे हम लोग बैठे हैं, सब घर में बैठे हैं, लेकिन पिछले 1 घंटे से आप हमारे साथ हैं। आरसीएम के अलावा कुछ दिमाग में चल रहा है तो बताइए कभी चल ही नहीं सकता। कहते ना कि इंसान को ट्रांसफॉर्म होने के लिए एक एक ऐसी शक्ति, एक ऐसे पावर से होके गुजरना पड़ता है। हम उन पावर्स की ताकत को नहीं समझते, हम ट्रांसफॉर्मेशन की ताकत को नहीं समझते। आपको ट्रांसफॉर्म होने के लिए उस तरह के संगत, उस तरह के माहौल में रहना पड़ेगा। आप 20,000 नहीं 50,000 खर्च कर सकते हैं, आप में क्षमता है, आप 1 लाख खर्च करके मसूरी जा सकते हैं। सबके पास पैसा है यार, आज के डेट में पैसा किन लोगों के पास नहीं है। लेकिन जाएंगे 2 दिन 3 दिन घूम के गोवा मसूरी चले आएंगे, आपको कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी, आपकी जिंदगी में कोई चेंज नहीं आएगा। 2 4 10 दिन का रिफ्रेशमेंट होगा, फिर भूल जाएंगे आप। लेकिन ये टूर, ये आपकी जिंदगी को बदलने वाला टूर है, ये आपके बच्चों को एक शानदार जिंदगी देने वाला टूर है। और इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि इस टूर को हल्के में मत लीजिए। मिशन सितंबर है, इसमें पूरी ताकत से हमारा क्या होता है भूल जाइए।
जो व्यक्ति मेरा मेरा आरसीएम में करते हैं ना, वो कुछ नहीं कर पाते। मेरा मेरा मत करिए, आप अपने अपलाइन को आगे बढ़ाने के लिए काम कीजिए। आप पूछिए अपने अपलाइन से कि सर आपकी रॉयल्टी में मेरी कितनी जरूरत है, सर बताइए। अगर आपके अपलाइन बोलते हैं कि यार 10 लोगों को टूर क्वालिफाई कराओ, तो आप 10 लोगों को टूर क्वालिफाई कराने में लग जाइए। अपना तो करी नहीं करना है, 10 लोगों के साथ देखिए, आप ये काम करके देखिए। इससे क्या होगा, आज आप अपने अपलाइन की टारगेट पूरा कराएंगे, कल आपको टारगेट पूरा कराने के लिए 1000 आदमी आ जाएंगे। हम तो अकेले सुजीत कुमार सिंह जी को सफायर बनाने में पूरी ताकत लगाते हैं, लेकिन हमको स्टार रूबी बनाने के लिए हजारों लोग ताकत लगाते हैं। सोच के देखिए, कहते हैं ना कि एक बीज में कितना सेव है ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन एक सेव में कितना बीज है हर कोई बता सकता है। तो आज आप जो बोएंगे कई गुना काटेंगे। एक बहुत अच्छा भट्ट साहब कहानी शेयर करते हैं, सुनाते हैं कि एक बार जंगल में आग लगी। उस आग में एक चिड़िया चोंच में पानी लेता और 1 मिनट, लेकिन हो गया तो। और हमेशा याद रखिए, जो इंसान पहले घोषणा कर देता है ना, उसकी चांसेस बढ़ जाती है, उसकी संभावना बढ़ जाती है। और जो नहीं बोलते हैं ना, उनकी चांसेस होते हुए भी पीछे हो जाते हैं। तो हमेशा घोषणा करिए, ऑलवेज। मौका जब भी मिले तो बताइए कि मैं एमराल्ड करने जा रहा हूं।